चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विसरण, ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर परासरण। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो देखें आज का टॉपिक विसरण, डिफ्यूजन जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना ही विसरण कहलाता है, ठीक है। कि भाई पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता मतलब कि जिसमें संख्या या मात्रा ज़्यादा हो, वहाँ से निम्न सांद्रता मतलब कम सांद्रता मतलब कि कम संख्या की ओर गमन करना। जिस प्रकार से अपने पास दो पानी की टंकियाँ हैं क्या, ठीक है, एक ज़्यादा भरी हुई है और एक कम भरी हुई है, तो पानी किस ओर आएगा कि ज़्यादा से कम की ओर आएगा। तो पदार्थ के अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण की प्रक्रिया निष्क्रिय होती है। विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, निष्क्रिय होती है, अर्थात ऊर्जा की हानि नहीं होगी। विसरण की प्रक्रिया निष्क्रिय होती है, अर्थात यहाँ पे ऊर्जा की हानि नहीं होगी। अगला है आपके परासरण, ऑस्मोसिस। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी प्रीमेम्बल मेम्ब्रेन एसपीएम जिसको अपन बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। देखिए विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, यहाँ से होकर अधिक सांद्र मतलब कि विलायक की मात्रा कम विलयन की ओर गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण की प्रक्रिया रोकने हेतु विपरीत दिशा में एक बाह्य बल लगाया जाता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण की प्रक्रिया रोकने हेतु विपरीत दिशा में एक बाह्य बल लगाया जाता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। एसपीएम मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली की यह विशेषता होती है कि ये अपने में से विलायक के अणुओं को गुजरने देती है। क्या करती है, विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, परंतु विलय के अणुओं को नहीं, क्योंकि विलयन में विलय की पदार्थ की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करती है, विलायक के अणुओं को गुजरने देती है परंतु विलय के अणुओं को नहीं। एसपीएम मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली जंतुओं या वनस्पति मूल की हो सकती है एवं सुअर के ब्लैडर या पर्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप में मिलती है। यह सेलोफेन की तरह संश्लेषित प्रकृति की भी हो सकती है। ये झिल्लियाँ सतह शीट या फिल्म प्रतीत होती हैं जिसमें अति सूक्ष्म क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। जब पोटेशियम फेरोसाइनेट व CuSO4 कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को सरंध्र पात्र में मिश्रित करते हैं, तब कॉपर फेरोसाइनेट के जिलेटिन युक्त अवक्षेप सरंध्र पात्र के रंध्रों में भर जाता है और यह एसपीएम की तरह कार्य करता है। देखिए कुछ इस प्रकार की रिएक्शन, ये कॉपर सल्फेट है और ये आपके पोटेशियम फेरोसाइनेट है, ठीक है। तो इनके सरंध्र पात्र में जब अपन मिश्रित करते हैं तो आपके कॉपर फेरोसाइनेट का यहाँ पे लवण प्राप्त होता है और कॉपर सल्फेट यहाँ से बाहर की ओर निकलेगा क्या आपका। परासरण की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। और ये वाला आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना है। विलायक के परासरण के कारण मिशेल फनल में विलयन का स्तर बढ़ जाता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ये आपका विलायक हो गया, ये टोटल विलयन हो गया, ठीक है। पाई = H डेल्टा G, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, ये इसकी हाइट है। देखिए अगला डायग्राम, परासरण को रोकने के लिए परासरण दाब के तुल्य अतिरिक्त दाब विलयन पर प्रयुक्त किया गया है। ये P वायु प्लस अल्फा P वायु, ये विलयन, ये विलायक और ये यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली अपन को इस प्रकार यहाँ पे लगा दी गया। तो परासरण दाब द्वारा प्रोटीन बहुलकों वृद्ध अणु के मोलर द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। यह अधिक प्रचलित व अधिक उपयोगी विधि है। यह अधिक प्रचलित व अधिक उपयोगी विधि है क्योंकि अन्य अणु संख्या गुणधर्मों की तुलना में तनु विलयनों के लिए भी इनका मान त्रुटि रहित व अधिक परिणाम युक्त होता है। परासरण दाब द्वारा प्रोटीन बहुलकों वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। किस के किए जाते हैं, परासरण दाब के द्वारा अपन प्रोटीन के बहुलकों के और वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। यह अधिक प्रचलित व
अधिक उपयोगी विधि है, क्योंकि अन्य अणुसंख्या गुणधर्मों की तुलना में तनु विलयनों के लिए भी इसका मान त्रुटि रहित व अधिक परिणाम युक्त होता है। परासरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म है जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म है जिसे पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पाई इक्वल्स टू हो जाएगा CRT। C यहाँ पे क्या है, सांद्रता जो कि मोलरता है, R यहाँ पे है गैस नियतांक और T है आपका टेम्परेचर या ताप। और गैस नियतांक की वैल्यू रहेगी आपकी 0.083। तो पाई इक्वल्स टू MRT, ठीक है, क्योंकि C की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मोलरता लिख सकते हैं। और जब अपन यहाँ पे M लिखेंगे मतलब मोलरता लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होगा, मतलब कि M की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे क्या। तो M की वैल्यू होती है W × 1000 अपॉन M2V ml, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका W2 × 1000 × RT का RT आ जाएगा अपॉन M2V ml में यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपने पास। तो M की वैल्यू निकालेंगे तो ये पाई यहाँ पे आ जाएगा, तो M यहाँ पे गया तो M, बाकी ऊपर का सेम रहेगा और पाई आ जाएगा आपके इस जगह, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका मेन फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो रुधिर कोशिकाओं को अधिक सांद्र नमक के विलयन में रखा जाए तो वह संकुचित हो जाती है। रुधिर कोशिकाओं को अधिक सांद्र नमक के विलयन में रखा जाए तो वह संकुचित हो जाती है तथा कम सांद्रता के नमक के विलयन में रखने पर वह फूल जाएगी। मतलब कि रुधिर कोशिकाओं को अधिक सांद्र नमक के विलयन में, मतलब कि जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है उसका विलयन अपन को बनाना है, रखा जाए तो उस वाले विलयन में रखेंगे तो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, संकुचित होंगी, मतलब कि सिकुड़ जाएंगी। तथा कम सांद्रता के नमक के विलयन में, मतलब कि जिसमें विलयन में नमक की मात्रा कम हो, ठीक है, तो वो कम सांद्रता के नमक के विलयन में रखने पर कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। अगला है मुरझाए फूल ताज़ा जल में रखने पर पुनः ताज़ा हो जाते हैं। मुरझाए फूल ताज़ा जल में रखने पर पुनः ताज़ा हो जाते हैं। अगला है वातावरण में लचीली हुई गाजर, वातावरण में लचीली हुई गाजर को जल में रखने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। वातावरण में लचीली हुई गाजर को जल में रखने पर वह पुनः उसी अवस्था में आ जाती है, ठीक है। कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर वह संकुचित हो जाते हैं। भाई जो कच्चा आम है उसको सांद्र लवणीय विलयन में अपन जब रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, मतलब कि सिकुड़ जाएगा। मौस में लवण मिलाकर व फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षक बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है, संरक्षण की बैक्टीरिया क्रिया को रोकता है। परासरण के कारण बैक्टीरिया जल ह्रास करता है, मतलब यहाँ जल की हानि होती है तथा संकुचित होकर क्या हो जाते हैं, वह मर जाते हैं। जल का पौधों की जड़ों में तथा ऊपरी हिस्सों में पहुँचना परासरण के कारण ही होता है। जल का पौधों की जड़ों में तथा ऊपरी हिस्सों में पहुँचना परासरण के कारण ही होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपके कन्फर्म है, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आ रहा है आपका प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु विलयन में से अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमित हो जाते हैं। यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु विलयन में से अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमित हो जाते हैं, जिसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो शुद्ध जल अर्धपारगम्य झिल्ली के SPM के माध्यम से समुद्री जल में से निष्कासित हो जाते हैं। जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो शुद्ध जल अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से समुद्री जल में से क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाएगा। प्रतिलोम परासरण के लिए विभिन्न बहुलकीय झिल्लियाँ उपलब्ध हैं। इसके लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है, अतः झिल्ली सेलुलोज एसीटेट से बनी होती है। इसको स्टार लगा लेना यहाँ पे। जिससे
जल पारगम्य होता है और अशुद्धियाँ व आयन नहीं, जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ से जल ही पारगम्य होगा, मतलब यहाँ से पार होगा, अशुद्धियाँ और आयन नहीं, ये यहीं पे रुक जाएंगे। क्या कुछ इस प्रकार का आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना है। ये यहाँ पे बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है, ये लवणीय जल है, ये पिस्टन है, दाब लगाया जा रहा है। तो जैसे जल इधर आएगा तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, शुद्ध जल ही इस जगह पहुँचेगा, लवण वगैरह आयन वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अशुद्धियाँ इसी यहीं रह जाएंगी, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से। और शुद्ध जल आप यहाँ से वापस निष्कासित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते हैं वह उत्तक कोशिकाओं एवं अंतराकोशिक स्थानों में जल धारण महसूस करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली स्थूलता, सूजन व शौफ एंडमा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, शौफ या सूजन को शौफ या एंडमा कहते हैं। जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते हैं वह उत्तक कोशिका एवं अंतराकोशिक स्थान में जल धारण को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली स्थूलता या सूजन को शौफ या एंडमा कहते हैं। अब इसके बाद अपने एक क्वेश्चन आ रहा है, एक प्रोटीन में 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन आपको करना है। तो यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू दे रखी है परासरण दाब की 2.57 इंटू 10⁻³ बार, वी दे रखा है आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका 1000 लीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 200 ml, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml, तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको जब अपन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200 ml। टी आपको दे रखा है 300 केल्विन, W2 की वैल्यू है अपने पास 1.26 ग्राम, R इक्वल्स टू अपने पास 0.083 लीटर बार, के इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये क्या है, ये बिल्कुल फिक्स है, जो कि मैं अपन ने पहले भी इसमें पढ़ा था जब इसका परासरण दाब वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। क्या तो मेन फॉर्मूला लगाना है अपन को, पाई इक्वल्स टू MRT, M यहाँ पे मोलरता है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे अपन अप्लाई कर देंगे। तो W2 इंटू 1000 इंटू RT का RT आ जाएगा, और M2 इंटू V ml में लिखना है। अब इन सब की वैल्यू आपको इसमें रखनी है। देखिए, M2 इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 इंटू RT पाई इंटू V ml, क्योंकि क्या है अपन को M2 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, पाई अपन को दे रखा है, तो पाई यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इक्वल्स टू 1.26 W2 की वैल्यू थी 1000 का 1000 आ जाएगा, R की वैल्यू अपने पास 0.083 है, T अपने पास 300 है, पाई की वैल्यू दे रखी है अपन को 2.57 इंटू 10⁻³ और ये V ml में आ जाएगा अपने पास 200। तो जब इनको अपन कट करते हैं तो अपने पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 61,022 G मोल इनवर्स, ठीक है। आप चाहो तो इनको घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। विलय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर, विलय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर यदि विलय पदार्थ के अणुओं का आयनन या संगुणन हो जाता है तो ऐसे विलय पदार्थ का अणुभार असामान्य अणुभार व ऐसे गुणधर्म को असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं या कहलाता है। विलय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर, विलय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर यदि विलय पदार्थ के अणुओं का आयनन या संगुणन हो जाता है तो ऐसे विलय पदार्थ का अणुभार असामान्य अणुभार व ऐसे गुणधर्म असामान्य गुणधर्म कहलाते हैं, जिसकी गणना वान हाफ गुणांक से की जाती है। जिसकी गणना किससे करते हैं, वान हाफ गुणांक से। अब देखिए वान हाफ गुणांक क्या होता है, तो वान हाफ गुणांक, वान हाफ में वियोजन व संगुणन की सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणांक दिया जिसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। वान हाफ ने वियोजन व संगुणन की सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणांक दिया जिसे वान हाफ गुणांक
कहते हैं। I इक्वल टू सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। I इज लेस देन 1 तो वियोजन के लिए हो जाएगा, और I इज ग्रेटर देन 1 I इज ग्रेटर देन 1 मतलब कि I यहाँ पे 1 से बड़ा होगा तो वियोजन के लिए होगा, और अगर I 1 से छोटा होगा तो संगुणन के लिए होगा। I इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटा परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म, और I इक्वल टू वियोजन संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटा वियोजन संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। तो किसी से भी आप इसका मान निकाल सकते हो वांटा पूर्णांक का। जैसे एसिटिक अम्ल को जल में डालने पर यह आयनों में वियोजित हो जाता है। देखिए एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो CH3COO माइनस एसिडेट आयन में टूटेगा, प्लस यहाँ से H प्लस आयन भी यहाँ पे मुक्त होगा। तो I इक्वल टू 2/1 तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 2, तथा एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालने पर यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण द्विलीनीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया है अपन ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3COOH यहाँ पे आ जाएगा 2। तो I इक्वल टू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.5। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H ऑक्सीजन, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे शो कर रहा है। आगे देखिए, इसको अपन ने बेंजीन में मिलाया था। वान टॉप गुणांक से अणुसंख्या गुणधर्म निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P10 माइनस P1/P10 इक्वल टू IN2/N1। क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, और हिमांक अवनमन डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, और परासरण दाब पाई इक्वल टू ICRT। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं मुझे यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 पूर्ण रूप से यहाँ पे फिनिश होता है। हमने इसकी सारी वीडियोस बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके लिए डाल दी है, तो आप बिल्कुल उसको वहाँ जाके देख सकते हो। क्लास बिल्कुल क्रम वाइज आपको देखने को मिल जाएगी, और इन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट भी करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी अपडेट, आगामी क्लासों की जानकारी तथा इन सभी की PDFs आपको देखने को मिल जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।